तो आज यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में हम जो है मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के लिए 30 प्रश्न और साथ ही रीजनिंग के लिए 15 प्रश्न और जीके के लिए जो है 20 प्रश्न और साथ ही आपका कंप्यूटर से जो प्रश्न आना है उसके लिए 15 प्रश्न और लास्ट में आपका यूपी जीके जो कि आपका 20 नंबर यानी 100 नंबर की यह क्लास आज की होने वाली है और मैराथन डोज होगा। अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रैक्टिस टेस्ट हमारा जो है वह हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। और यहाँ देखिए पहला ही प्रश्न है, और बिल्ली छत से कूदी कौन सा कारक है। तो देखिए बिल्ली छत से कूदी यह जो होता है आपादान कारक होता है। अगर बात करें आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो इसका से होता है। क्या होता है, इसका जो आपका लगता है वह से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ भी अलगाव का जो है आपको दिखे वहाँ पे अपादान कारक लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है पहले का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर कह रहा कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो देखिए अनुस्वार जो होता है वह आपका ना तो विसर्ग का और ना ही चंद्र बिंदु का, यह आपका काम करता है पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि जो होती है वह नाक से निकलती है। जैसे अगर हम कोई शब्द बोलें, जैसे अंगूर हो गया और जैसे अंगद हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब जो है हमारी जो नाक से हवा निकलती है इसी को कहते हैं अनुस्वार, जो कि हमारा पंचम वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक से कह रहा है गुरुजी मेरा डैश डैश स्वीकार करो। तो रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो देखिए गुरुजी क्या होगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करो, ये हमारा थर्ड में हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर, जब कोई सर्वनाम के किसी प्रकार का उदाहरण है तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संयुक्तवाचक, चार विकल्प दे रखे हैं। और पूछ रहा है जब सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। सब कोई, देखिए यहाँ पे आपका सब दे रखा है ना, सब कोई जब होता है ना, यह सर्वनाम का आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ ही 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा और क्लास कैसी लगी, अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और पाँचवा नंबर है, आमरण में कौन सा समास है। तो देखिए आमरण में आपका, देखिए आपका यहाँ आ लगा हुआ है आगे, ये आपका अव्यूभाव हो जाएगा। जिस समासिक पद में प्रथम पद जो होता है वह प्रधान होता है और जो आपका पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है, उसे अव्यूभाव समास कहते हैं। आमरण अव्यूह समास का उदाहरण है। आगे देखिए कह रहा कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कालीन किलंकत है। इस वाक्य काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस तरह के वाक्य में अगर पंक्ति में बात करें तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब यहाँ देखिए आपको कै की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पे वाक्य में आपको काव्य की पंक्ति में आप देख रहे होंगे कै की जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये आपका जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कह रहा हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में टोटल आपके दो ही वचन होते हैं। एक आपका एक वचन होता है, कौन सा एक वचन होता है, और दूसरा जो आपका होता है वह बहुवचन होता है। हिंदी में आपके दो ही वचन होते हैं। और देखिए क्या कह रहा है आठवां नंबर, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो मंत्री क्या है, तो मंत्री आपका पुल्लिंग है। क्या मंत्री आपका पुल्लिंग तो होगा नहीं, ना ही मंत्री आपका पुल्लिंग होगा, ना ही स्त्रीलिंग होगा, और ना ही आपका यह नपुंसक होगा। ये आपका हो जाएगा उभयलिंग। यानी देखिए मंत्री कोई भी बन सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी बन सकता है, इसलिए आपका यह उभयलिंग में आता है। और आगे देखिए 9वां नंबर कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है।
तो अरुण का समानार्थी नहीं है, तो देखिए सूर्य नहीं होता है अरुण का समानार्थी, ना ही सूर्य का सारथी और ना ही कुमकुम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिंबा फल। क्या हो जाएगा? अरुण का समानार्थी शब्द सूर्य और सूर्य का सारथी और कुमकुम है, और बिंबा फल जो है अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? ये आपका अरुण का समानार्थी। ध्यान दीजिए यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो हमारा नेगेटिव उत्तर होगा कि बिंबा फल जो है यह अरुण का समानार्थी नहीं है। बाकी आपका सूर्य हो गया, सूर्य का साथी हो गया और कुमकुम हो गया, यह सब अरुण के समानार्थी हैं, लेकिन बिंबा फल नहीं है। कह रहा जो मुश्किल से प्राप्त होता हो ऐसे के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? तो अलभ्य है, सुलभ है, दुर्लभ है या अलंघ्य है। तो देखिए 10वें का अगर जो मुश्किल से हमें प्राप्त होता है उसके लिए हम दुर्लभ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर, आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखिए संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना, नहीं। विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, ये भी नहीं। और आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह संकट से मुंह फेरना और अनुभव और आधारित उपवाक्य होते हैं। लोकोक्तियाँ युगों युगों से संकालित होती हुई हैं, अपने विशेष अर्थों में से आज तक लोग से प्रचलित हुई हैं। आगे देखिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है, तो देखिए विद्या प्लस रथी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा उचित जो हो जाएगा। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आपका अर्थी हो जाएगा। यानी इसमें अगर बात करें इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो हो जाएगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, जहाँ ह्रस्व स्वर या दीर्घ आपके आए दोनों मिलकर दीर्घ, यानी आपका जैसे आप छोटा आ और छोटी ई और ऊ आपका इसमें आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो देखिए वहाँ पे हमेशा बहुब्रीय समास होता है। जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहाँ बहुब्रीय समास होता है। और बात करें इसका पूर्व पद कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे अगर बात करें नीलकंठ, यानी नीलकंठ किसे कह सकते हैं? तो नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा। और देखिए 14 नंबर, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख से, क्यों भरा हुआ है हीरो से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 14 नंबर में, देखिए अनुप्रास नहीं होगा, ना ही श्लेष होगा, ना ही यमक होगा, इसमें होगा अतिशोक्ति अलंकार। अब अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे बांधा था विदु को किसने, भरा हुआ हीरो से। इस पंक्ति में कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग को वर्णन किया है, अतः यह आपकी पंक्ति जो हो जाएगी अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है यानी गलत है? तो देखिए 15 नंबर है, कह रहा कि अशुद्ध बताना यानी हमें गलत बताना है। कह रहा कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। कह रहा व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ये भी सही है। कह रहा कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, ये भी सही है। और आगे देखिए कह रहा बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यही हमसे पूछ रहा था अशुद्ध, तो अशुद्ध जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अगर देखिए आक्रांत में अगर स्त्रीलिंग शब्द को अगर हम बहुवचन बनाए तो उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? तो 16 नंबर है, तो देखिए अत्यंत स्वर के बदले औ कर देते हैं। देखिए औ कर देते हैं और तो नहीं करते हैं, और अत्यंत स्वर के बाद आपके अय्या लगा देते हैं, तो ये भी नहीं लगाते हम। अत्यंत स्वर के बाद अगर हम ए लगा दें चंद्र बिंदु वाला, तो यह जो आपका बहुवचन बन जाता है। देखिए आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अत्यंत स्वर के बाद आपका ए कर देते हैं, तो आक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा के अंत में लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे अगर हम देखिए अगर हम वस्तु पे वस्तु को जो हम अगर हम बहुवचन बनाएं
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ए जोड़ना पड़ेगा, आपका ये वस्तुएं हो जाएगा। कह रहा कि कव्वाली शब्द में कौन सा जो है लिंग है, तो कह रहा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग। तो कव्वाली में जो है कौन सा लिंग है 17 नंबर में, तो देखिए ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए कव्वाली कैसी है, अगर हम कव्वाली में बात करें तो कव्वाली कैसी है, यह संज्ञा जो हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन में है क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो 18 में देखिए अपकर्ष हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रोध, अमर्ष और रोष, ये तीनों समानार्थी शब्द है। जबकि अपकर्ष जो है वह समानार्थी शब्द नहीं है। अपकर्ष का अर्थ होता है आपका अवनति। क्या होता है, अपकर्ष का जो आपका अर्थ होता है वह होता है अवनति, अवनति। कह रहा जिसके जिसके पास घर ना हो, अगर जिसके पास घर ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो गृही तो नहीं कहेंगे, उसे हम अनिकेत कहेंगे। अभिषेक भी नहीं कहेंगे, ना ही अकिंचन कहेंगे, उसे हम कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं, तो जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहते हैं। उत्तर बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी आपका तत्सम होना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें उपज तो आपका नहीं होगा, उपज भी नहीं होगा, ये आपका जो है तद्भव नहीं है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी तद्भव। तद्भव क्या है, ये अपने में तत्सम शब्द लिखा हुआ है, ये तद्भव ही आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उपला भी नहीं होगा, ना ही आपका उबाल होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कह रहा धृष्ट है, पृष्ठ है, पानिप है और पंख है। तो 21 में अगर पनिप शब्द जो है, पनिप तत्सम शब्द नहीं है, जबकि देखिए पनिप जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। बाकी अगर तत्सम कौन सा है, तो आपका धृष्ट हो गया और पृष्ठ हो गया, पंख हो गया, यह सब आपके क्या हैं, तो ये सब तत्सम शब्द हैं। लेकिन अगर बात करें पनिप की, तो पनिप की अगर बात करें तो पनिप हमारा जो है अलग हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। अब आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि आपका 4 नंबर गद्यांश पूछा जाता है। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 22 नंबर में, तो स्थिति। आपका देखिए भीति भी नहीं होगा, ना ही आपका त्रास होगा, ना ही आपका भय होगा। ये आपका जो है हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, यानी हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। तो कह देखिए अगर भय, देखिए भीति, भय तथा त्रास डर के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि स्थिति जो है वो डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये सब आपके हो सकते हैं डर के पर्यायवाची, लेकिन स्थिति जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं है। अरे मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है, तो मूर्त का जो है विलोम शब्द यानी विपरीत क्या होता है, तो मूर्त का अमूर्त होता है। तो जो शब्द गुण, स्वभाव, दशा तथा भाव को संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अमूर्त का विलोम आपका अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा 23 का करेक्ट हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए कल्प वृक्ष नहीं होता है अरविंद का पर्यायवाची, ना ही केवड़ा होता है, ये आपका कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निर्धन में कौन सी संधि है, तो देखिए निर्धन की बात करें तो निर्धन में देखिए ना तो अयादि संधि है, ना ही आपका यण संधि है, ना ही व्यंजन संधि, ये आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। निर्धन विसर्ग संधि है, जिसमें अगर बाकी निर्धन का जो है हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, नीह प्लस आपका धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीह प्लस आपका धन हो जाएगा। ये आपका निर्धन का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें आपका विसर्ग संधि है। चलिए अब गद्यांश है, और 26 से 30 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर छांटना है। कह रहा कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वह वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षों ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध का बस का नहीं था।
और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने मृत्यु हुई और 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते रहें। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहें। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षवे चारिक है, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान और उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया और दिशाओं को अपना जो है अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावापुरी पावापुरी में शरीर त्यागा और किया जीवन पर्यंत घूमते रहें। मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए तो किया जीवन पर्यंत घूमते रहें, मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहें। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये तो हमारे गद्यांश थे। अब चलिए इससे बनने वाले जो है प्रश्न हम देखते हैं। और कह रहा श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है 26 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए आपका मुस्लिम धर्म से नहीं है, ना ही बौद्ध धर्म से है और ना ही जैन धर्म से। श्रुति धर्म का जो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैदिक धर्म से। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे 27 नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो उनकी अवस्था 45 वर्ष नहीं थी। उनकी अवस्था उस समय जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी जो अवस्था यानी जो उनकी उम्र थी वह 35 वर्ष की थी। कह रहा कि स्वच्छंदन में कौन सा संधि है। स्वच्छंदन में कौन सी संधि है तो 28 नंबर है। देखिए इसमें तो गुण संधि नहीं है, ना ही आपका दीर्घ है और ना ही आपका विसर्ग है। इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। और स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। छः के पहले यदि कोई स्वर आए तो छः के स्थान पर आपका छः हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे अगर इसका हम जो है संधि विच्छेद करें तो ये आपका हो जाएगा स्व प्लस आपका ये हो जाएगा छंद, ये आपका हो जाएगा स्वच्छंद। जैसे आपका ए आए और आए प्लस आपका छः आए, ये क्या हो जाता है, तो आपका आधा छः और ये आपका ये हो जाता है। इसी को आपका व्यंजन संधि कहते हैं। कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था 29 नंबर में। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में नहीं हुआ था आपका, कहाँ पे, तो वैशाली में। कहाँ पर, तो मैं जो है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। आगे देखिए 30 नंबर, कह रहा घुमक्कड़ शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है। घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ जब बोलेंगे तो देखिए हमारा अक्कड़ प्रत्यय निकल के आएगा। और प्रत्यय वह जो होता है आपका जो आपके वाक्य में लास्ट में लगता है। तो ये हमारे 30 प्रश्न थे हिंदी के। अब चलिए रीजनिंग सॉल्व करते हैं। 15 नंबर देखिए कह रहा है कि गेहूँ, सरसों और क्या दे रखा है, जौ है और मक्का है। इनमें से आपको अलग बताना है। तो देखिए अगर बात करें, अगर आपको इसमें देखिए मक्का आपको जो है अलग दिख रहा होगा, तो मक्का आपका अलग नहीं है। इसमें आपका अलग जो हो जाएगा वह सरसों हो जाएगा। क्यों, सरसों जो है आपका एक तिलहनी फसल है। कैसी, तो सरसों एक तिलहनी फसल है। बाकी आपका गेहूँ, जौ, मक्का ये सब जो आपके हैं ये अलग हो जाएंगे और सरसों ये आपका तिलहन वाला है। अब इसमें देखिए आपका 37 21, 42 26, 35 51 और 56 38, इसमें से आपको अलग बताना है। अब देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंट लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट लेते हैं तो इसमें आपका 16 का डिफरेंट दिखेगा। और इसमें अगर 42 से 26 अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें भी 16 का डिफरेंट दिखेगा। और 51 से 35 का डिफरेंट देखते हैं, इसमें भी आपका 16 का डिफरेंट दिखेगा। लेकिन 56 से 38 तक देखेंगे तो इसमें देखिए आपका 18 का डिफरेंट आ रहा है। तो यही जो हमारा हो जाएगा वह सबसे अलग हो जाएगा। और देखिए कह रहा उमेश सतीश से लंबा है। क्या कह रहा है कि
उमेश जो है वह सतीश से लंबा है। फिर कह रहा है कि सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। यानी सुरेश जो है लंबाई में किससे, तो सुरेश जो है, देखिए सुरेश, तो मान लीजिए ये सुरेश हो गया, सुरेश जो है वह ये नीरज हो जाएगा, नीरज से जो है, और उमेश से भी आपका ये छोटा हो जाए, बीच आपका ये बीच का हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उनमें सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ देखिए आपका एक श्रेणी बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, ये नीरज हो जाएगा, और नीरज के बाद सुरेश हो जाएगा, और सुरेश के बाद उमेश हो जाएगा, और उमेश के बाद कौन हो जाएगा, तो सतीश हो जाएगा। तो कह रहा है कि उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जो हो जाएगा वह नीरज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे लंबा नीरज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ पर, एक व्यक्ति देखिए पूरब की ओर वह 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसका दाहिना किधर होगा, देखिए इधर, यहाँ मैं बनाता हूँ, इधर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ गया और कितना चला, तो दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यानी उसका बायां किधर हो जाएगा, तो उसका देखिए 1 मिनट मैं इधर थोड़ा सा बनाता हूँ। देखिए पहले वो चला कितना, तो 5 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा और चला 4 किलोमीटर, फिर कहाँ पे, तो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी बाएं मुड़ गया, वह 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो देखिए यह दिशा कौन सी हो जाएगी, जिस दिशा में वो जा रहा था अभी भी वह उसी दिशा में जा रहा है, तो हमारा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी विशिष्ट कुछ भाषा में आपको नोटिस इल्स और सिलेक्शन के लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में एडाइनी किस के रूप में आपका लिखा जाएगा। तो अगर बात करें, देखिए आप यहाँ पे अगर देखिए आपका एन यहाँ पर है तो एन यहाँ पे आ गया, उसी प्रकार ओ यहाँ पर है तो देखिए ओ यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पर है तो टी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर आ गया। यानी क्या हुआ है, तो अक्षरों का विपरीत क्रम लिखने पर जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार देखिए आई है, हम आई को आई लिख देते हैं, उसके बाद एन है, एन लिख दिए, और उसके बाद डी है, उसके बाद क्या है, फिर आई है, और ए है। हमारा क्या बन गया, हमारा प्यारा सा इंडिया बन गया, जो कि हमारा प्यारा सा इंडिया ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए जाने वाले समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 6 9, तो 5 को बीच में कर दिया, 6 को इधर कर दिया, उसके बाद 9 आपका यहाँ कर दिया। यहाँ चल क्या रहा है, तो देखिए 6 को यहाँ किया, उसके बाद 5 को यहाँ किया, उसके बाद फिर 9 को यहाँ कर दिया। उसी प्रकार आपको देखिए 4 को फिर बीच में किया, और फिर आपका 7 को यहाँ कर दिया, फिर 3 को लास्ट में कर दिया। उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट में 8 कर देंगे, और फिर देखिए और 9 को हम जो है बीच में लगा देंगे, और इसको 2 को जो है हम पहले कर देंगे। 298 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा एक प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी बी को ए के पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर गाड़ियों की लंबाई की योग देखें तो कितना दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, दो जगह आपका दे रखा है टाइम, तो हम जो है टाइम बराबर लिख देंगे। आपका कितना दे रखा है, 225 मीटर दे रखा है, 225 मीटर, और प्लस लगाएंगे,
फिर कितना दे रखा है 375 मीटर, 375 मीटर। और कितने सेकंड में जो है कह रहा है कि ए को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, तो 18 पचे हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 5 पचे हमारा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब टाइम निकालेंगे तो देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया, तो हमने किया कि रेलगाड़ी की जो बी गति थी वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हमने जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमारा उत्तर 25 आ गया। अब देखिए हम टाइम निकालेंगे, हम क्या करेंगे 225 और 375 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 600, और डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो देखिए कितने बार में जाएगा ये, तो ये आपका जो कट जाएगा 24 बार में, कितने बार में 24 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 24 सेकंड आ जाएगा, कितना 24 सेकंड आ जाएगा। चलिए देखते हैं 24 सेकंड कहाँ दे रखा है। तो 24 सेकंड, एक मिनट, तो देखिए 24 सेकंड ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में 24 सेकंड। कह रहा दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है उसे पूरा करेगा। तो हम पहले इसे काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11 नहीं, ये 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीच में भी है तो 12 है। तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 3 3 पे तोड़ देते हैं, 3 3 पे हम इसे तोड़ देते हैं। तब देखिए हम पहले क्या लिखिए, यानी यानी बी के बाद देखिए हमारा यानी वाई के पहले हमारा टी आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं, देखिए एक मिनट, देखिए बी रखते हैं, पहले हम रखते हैं, देखिए पहले ए लगाते हैं तो बी बी वाई। और देखिए ये तो पैटर्न नहीं बैठ रहा है, बी ऑप्शन उठाते हैं तो देखिए बी टी, और फिर आपका एक मिनट यहाँ पे टी आएगा ना, टी, उसके बाद आपका बी, उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका टी आ जाएगा, उसके बाद हमारा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो हमारा बी बी वाई और वाई टी, बी बी वाई और आपका बी बी वाई टी। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर बी हमारा इसे पूर्ण तरह से जो है आपका समूह को पूरा करेगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सार्थक क्रम में आपको लगाना है तो कैसे लगेगा। तो शब्द है, पैराग्राफ है, वाक्य है और अक्षर है। तो देखिए पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले अक्षर बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले अक्षर बनता है, और अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, क्या बनता है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। और शब्द से एक वाक्य का निर्माण होता है, क्या होता है, शब्द से एक वाक्य का निर्माण होता है। उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले टेलर चेक करते हैं क्या टेलर बनाया जा सकता है। तो देखिए टी है और ए भी है आपका, इसमें आई भी है, ओ है और आपका आर भी है, ये तो आपका बन जाएगा। और एक्शन चेक करते हैं तो देखिए आपका ए भी है, सी भी है, इसमें टी आई ओ एन ये भी बन जाएगा। क्रिएट चेक करते हैं तो देखिए सी आपका है, सी भी इसमें है, और आर ई ए टी ई ये भी आपका बन जाएगा। और बाकी देखिए ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है तो आप एक नोटिस कीजिए कि एच जो है आपका इसमें कहीं आपको एच नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से आपका यह नहीं बनाया जा सकता ब्रेथ। कह रहा निम्नलिखित अनुक्रमों में से ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखते हैं तो आपका देखिए यहाँ सम यानी पहले आपका पहले क्या आना चाहिए, पहले सम संख्या होना चाहिए। कह रहा है जिनके बाद में सम संख्या हो और पहले एक विषम संख्या हो। तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं तो
तो देखिए एक यहाँ मिल गया कहाँ पे, एक यहाँ मिल गया 394, जिनके पहले आपका एक विषम संख्या है, उसके बाद आपका एक सम संख्या है, सम संख्या है, और इधर आपका विषम संख्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने बाद तो आपको मिलेगा, ये देखिए 924 यहाँ मिल जाएगा। यानी ऐसी जो आपकी संख्या मिलेंगे, ऐसे अनुक्रम 9 वाले, जिनके ठीक बाद आपकी सम संख्या और ठीक पहले विषम संख्या, तो ऐसे आपका 2 जोड़ा मिलेगा। कौन कौन सा? एक तो मिलेगा आपका 394, और दूसरा जो आपका मिलेगा वह 492 मिलेगा। ये 2 आपके मिलेंगे। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ से 2 से 5 तक जाना है तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, और हमें 5 से 9 तक जाना है तो हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, और अगर 9 से देखिए क्रम चल रहा है तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 9 5 कितना होता है? 9 5 14 होता है, और 14 14 होता है, और 14 6 हमारा कितना होता है? तो 14 6 20 होता है, और 20 7 हमारा 27 होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा प्रश्नवाचक मार्क पे हमारा 14 आ जाएगा। मेरा 2 कथन आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से यदि कोई निश्चित रूप से कथन का आधार पर निकाला जा सकता है तो अपना उत्तर आपको निर्दिष्ट करना है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी जो खिलाड़ी हैं, यानी सभी जो खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी क्या हैं? तो सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। और क्या कह रहा है कि सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है? तो ये क्या है? तो सभ्य हैं, सभ्य हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। तो खिलाड़ी कहाँ पर हैं? तो खिलाड़ी यहाँ पर और सभ्य बाहर हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा कह रहा है सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो सभी सभ्य व्यक्ति क्या हैं? तो सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगर बात करें तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए केवल एक निष्कर्ष हमारा निकलेगा कि सभी खिलाड़ी जो हैं वह सभ्य हैं। तो सभी खिलाड़ी जो हैं वह सभ्य हैं, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला हमारा निष्कर्ष जो है पालन कर रहा है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए और कागज़ के टुकड़ों को मोड़ने और छेदने, कागज़ के टुकड़ों मोड़ने और काटने छेदने पर यह हमें कैसे दिखाई देगा। खोलने के बाद उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगी, तो यहाँ पे प्रश्न आकृति है और इधर आपको उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए, तो देखिए ये प्रश्न आकृति है। अगर बात करें यहाँ से कागज़ को जो है काट दिया गया है बीच से, फिर इसे चारों तरफ से फोल्ड करके फिर यहाँ किनारी पर काट कर फिर यहाँ एक छेद कर दिया गया है। तो अगर इसे काटा खोला जाए तो यह कैसे दिखेगा। 44 नंबर प्रश्न है। अब देखिए 44 की बात करें तो देखिए ये आपका इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से आपका दिखेगा, ये आपका जो दिखेगा इस तरह से दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस आकृति को चूजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये आपकी प्रश्न आकृति किसमें निहित आपको दिखाई दे रहा है? ये आकृति, तो ये आकृति अगर मैं देखूं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ से देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमने रीजनिंग के 15 प्रश्न देख लिया। अब हम सामान्य जानकारी जी के जो है 20 नंबर देखेंगे। कह रहा देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संस्थान है? तो नर्मदा है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी है। तो ये 4 नदियां हैं, और पूछ रहा है देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संस्थान है। तो ये जो हो जाएगा हमारा वह गंगा हो जाएगा। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर, कितना 3900
मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है वहाँ पर। और यह मध्य लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखुंडों से होकर गुजरती है और देवप्रयाग से भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा यह कहलाती है। अलकनंदा नदी जो है वह स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतपोइया हिमनद से है। आगे देखिए, कह रहा अफ्रीका के रिंग में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो कह रहा लीबिया है और इरिस्ट्रिया है, सोमालिया है, इथोपिया है। तो कह रहा कि अफ्रीका के रिंग में कौन सा देश आपका स्थित नहीं है। तो 47 का ये हो जाएगा लीबिया। लीबिया उत्तर अफ्रीका का मगरिब क्षेत्र का देश है। अफ्रीका के रिंग में 4 देश हैं आपके, इरिस्ट्रिया, समोलिया, इथोपिया तथा जिबूती। अफ्रीका के रिंग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है और लीबिया देश अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर दिशा में स्थित है। कह रहा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वातावरण में। तो ऑप्शन में है 30%, 0.03%, 3.9% और आपका 13%। तो 48 में बात करें तो हो जाएगा जो आपका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग आपका 0.03% है। कह रहा कि प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है। तो जैव विविधता नियंत्रण, संगठन और संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 49 का ऑप्शन नंबर डी संरक्षण करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन को सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रावधान करते हैं तो उसे हम संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और संरक्षण संसाधनों के उपयोग, आवंटन और संरक्षण की एक नीति होती है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक जगत के स्वास्थ्य को बनाए रखना, जिसमें मत्स्य और पर्यावास और जैव विविधता शामिल होता है। और कह रहा 50 नंबर, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है। तो हिमालय है, अरावली श्रेणी है, विंध्य सतपुड़ा है और अन्नामलाई श्रेणी है। तो 50 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। उसने उष्णकटिबंधीय जंगल पर शोध करते हुए पाया कि पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास में विलुप्त की जा रहे हॉटस्पॉट को निर्धारित करने की मानदंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है। तो हमारा हिमालय है। कह रहा ऊर्जा का सही आवनीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। कह रहा हाइडल है, तापीय है, सौर है और पवन शक्ति है। ऊर्जा का सही आवनीकरण स्रोत का जो है चयन करना है। तो 51 का जो हमारा ऑप्शन नंबर पी तापीय हो जाएगा। ऊर्जा का सही नवीकरणीय स्रोत भूतापीय ऊर्जा होता है। यह वह ऊर्जा है जिसमें पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जा सकता है, जबकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली एक ऊर्जा होती है। अब बढ़ते हैं 52 नंबर पर और कह रहा कि पौधे और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु डैश डैश कहलाते हैं। तो देखिए, अगर जो है ऐसे जानवर जो पौधे और पशु दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं। उन्हें हम सर्वभक्षी कहते हैं। क्या? तो सर्वाहारी में मनुष्य आता है और देखिए जानवर जो होते हैं वह सर्वभक्षी में आते हैं। सर्वभक्षी ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति यानी साग सब्जी फल अनाज मांस दोनों का शामिल करे। सर्वभक्षी नस्ल का विकास ऐसे वातावरण में होता है जिसमें इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना पड़ता है जो उनके हाथ आ जाए। मनुष्य, कौवा सर्वाहारी जीवों के उदाहरण हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू हुआ था। तो ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 और 2006। तो सूचना का अधिकार अधिनियम डैश डैश में लागू हुआ था। यह लागू हुआ था आपका सन 2005 में। और ये आपका देखिए, यह 12 अक्टूबर 2000 पूर्ण को 12 अक्टूबर और 2005 को संपूर्ण रूप से यह लागू कर दिया गया था। और शुरू कब किया गया था। तो 15 जून 2005 से यह शुरू किया गया था, स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे यह
संपूर्ण तरह से आपका लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, और स्टार्टिंग जो डेट था वह 15 जून 2005 को। कह रहा डैश डैश को भारत में संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो सभी को यह मालूम होना चाहिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे, ना बाल गंगाधर तिलक होंगे, ये होंगे बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य संयोजक थे। उन्हें बाबा साहेब के लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। समाज में सामाजिक समानता के लिए पूरा जीवन लगाने वाले बाबा साहेब को 6 दिसंबर कब, तो 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1900 नहीं 6 दिसंबर 1956 होगा, 1 मिनट, 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया था। और संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन किया था। और देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा, तो कन्नड़ है, गुजराती है, कोंकणी है और तेलुगु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो 55 में ये हो जाएगी कन्नड़ को। शास्त्रीय भाषाओं की सूची में 6 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें आपकी तमिल की बात करें तो तमिल को जो है कब शामिल किया गया था, तो 2004 में। कब, तो तमिल को 2004 में। और यही बात करें संस्कृत को कब शामिल किया गया था, तो संस्कृत को 2005 में, 2005 में। और बात करें तेलुगु को कब शामिल किया गया था, तो तेलुगु को जो शामिल किया गया था ये 2008 में, 2008 में। और तेलुगु की बात कौन है, तो कन्नड़ है। कन्नड़ को कब शामिल किया गया था, तो कन्नड़ को जो शामिल किया गया था वह भी 2008 में शामिल किया गया था। और मलयालम को कब शामिल किया गया था, तो 2013। यह 6 आपके शास्त्रीय भाषाएं घोषित हैं। मलयालम के बाद देखिए एक उड़ीसा हो जाएगी, कौन सी, ओडिया हो जाएगी, ओडिया को 2014 में। ये 6 जो हो जाएंगे वह आपके शास्त्रीय भाषाओं की सूची हो जाएगी। करा कि आवाज़ सारणी के 5वें अंतराल और देखिए समूह किस तत्व को रखा गया है। तो आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और किस तत्व को रखा गया है, तो सीसा परमाणु संख्या जिसकी 82 है, आपके टेल्यूरियम जिसे परमाणु संख्या 52 है, और बेरियम जिसे परमाणु संख्या 56 है, और स्ट्रांसियम जिसकी परमाणु संख्या 38 है। तो ये कि 56 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि स्टेरियम को आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है। आवर्त सारणी में स्थित 2 ऊर्ध्वाधर पड़ोसी तत्व कैल्शियम और बेरियम के सामने इसकी भौतिक और रासायनिक गुण एक समान पाए जाते हैं। यह एक क्षारीय पृथ्वी धातु, स्ट्रासियम एक नरम श्वेत चांदी या पीले रंग का धातु होता है जो रासायनिक रूप से अधिकाधिक प्रतिक्रियाशील होता है। कह गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। गोवा का जो है क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो देखिए सोहर तो होगा नहीं, सोहर आपका यूपी में चलता है, और ना ही आपका पंडवाली होगा, ये आपका हो जाएगा मंडो। गोवा संगीत के अन्य रूप से सुपारी, बनवड़, कैटाराम, दायरा बदन और गद रामायण ये सब शामिल है। मांडी जो है वह धूमट मिट्टी के पियानो और वायलिन और नृत्य के साथ जो है किया जाता है। सोहर जो है बिहार का लोकगीत है। कहाँ पर, सोहर जो है ये बिहार का है, सोहर बिहार का है। और बात करें पंडवानी जो है वह छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। और बात करें लोटिया, तो लोटिया जो है वह राजस्थान का है। कहाँ का, तो राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत। आगे देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो सेरिब्रम है, पोनास है, केब्रलम है और मेडुला है। तो 58 का ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्रेबलम हो जाएगा। देखिए सेरिब्रम का शायद अगर बात करें, मांसपेशियों को संचालन को समन्वित करता है और शरीर को ढांचा और संतुलन को बनाए रखता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।
और हमारे स्वैच्छिक क्रियाओं के साथ अपने सोच, दृष्टि और श्रवण आदि का जो है नियंत्रित करता है। आगे देखिए, कह रहा है कि किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? 11.2, 6.3, 5.5 और 7.5। तो किस पीएच मान पर दांत जो है वह सड़ने लगते हैं? तो ये जो होता है आपका 5.5। अब 5.5 पीएच स्तर के संपर्क में आने पर जो आपके दांत होते हैं वह विघटित होने लगते हैं। कर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो देखिए 4 नहीं है, ये कितने हैं? टोटल 3 हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक तो पहला जो आप आता है वह प्राथमिक क्षेत्र आता है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र आता है। और दूसरा जो होता है वह द्वितीयक क्षेत्र आता है। और तीसरा जो होता है वह आपका सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक संसाधन जो सीधे निर्भर होता है, जैसे खनन, मछली पकड़ना, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। और द्वितीयक में क्या आते हैं? तो द्वितीयक प्रकृति में जैसे जोड़ना, आपका कार फैक्ट्री, शराब की भट्टी, आटा चक्की, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या होता है? तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, रिटेलिंग, रेस्तरां, यह सब शामिल होता है। यारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठा महक वाला पदार्थ है? तो अमोनिया और मेथनॉल, एस्टर और इथेनॉल। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। एस्टर जो है मीठी महक वाला पदार्थ है। इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया में अप्रिय गंध होती है, मेथनॉल में तीखी गंध होती है। देखिए अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में जो होता है वह अप्रिय यानी अच्छा ना लगने वाला गंध होता है। और मेथनॉल में क्या होता है? मेथनॉल में तीखी गंध होती है। और साथ ही इथेनॉल जो होता है इसमें मीठी गंध होती है। कह रहा 12 मीर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कुमार संभव, शकुंतला और बृहस्पंदिता और ऋतु संहारा। तो जो है 12 मीर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने लिखी है कुमार संभव। देखिए 1 मिनट, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बृह संहिता हो जाएगा। देखिए वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। उसने पंच सिद्धांतिक अर्थात सूर्य सिद्धांत और रोमक सिद्धांत, पौलिसा सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैतमा सिद्धांत उसने जो है बृहत जातक में लिखा था। कह रहा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस में, स्टॉकहोम में, पेरिस में और लंदन में। तो 63 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, एथेंस में। देखिए पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है एथेंस के ग्रीस में 6 अप्रैल 1896 को 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। इसमें 14 देशों को जो है एथलीटों ने भाग लिया था। कह लगभग 280 साल के लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में दादर और नागर हवेली, दमन दीव, पांडुचेरी और लक्षद्वीप। तो कह रहा है लगभग 280 साल के बाद फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित जो है उसे बना दिया गया था? तो 64 का ये हो जाएगा, पांडुचेरी को। और कब बनाया गया था? तो देखिए 1954 1954 और 1 नवंबर को जो है पांडुचेरी का मुख्यालय एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया। और मई 1956 को हस्तांतरण की संधि पर दिल्ली में यह हस्ताक्षर किए गए थे। और पांडिचेरी को जो है 2006 में और जो है पदुचेरी के नाम से जाने लगा। मेरा संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो कह रहा राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो बात करें 65 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्ष की।
अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितवत होए और प्रभाव डालने वाले विधायकों के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। आगे देखिए, अब शायद आपका यूपी जी की है, कंप्यूटर है क्या? देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है, कह रहा टेराबाइट मेमोरी होती है, टेराबाइट मेमोरी होती है, 66 नंबर है। तो बात करें तो देखिए एक टीबी में 1 टेराबाइट में आपकी कितनी होती है? तो 1 टेराबाइट में जो आपका 224 GB होती है, कितना? 1024 आपकी, यानी 1 TB में, यानी 1 टेराबाइट में 1024 GB होती है, यानी गीगाबाइट होता है। तो अगर बात करें, ऑप्शन हमारा सी इसमें हो जाएगा, 1024 गुणे 1024, 1024 गुणे 1024। अब इसे हम अगर बात करें तो 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके घाते जो है हम 4 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक फ़ाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है तो उसे रैंडम फाइल कहते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं, या आपका सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। तो एक फ़ाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अनुक्रमिक फाइल जिसे कालानुक्रम काल में डेटा संग्रहित करती है। यह रैंडम एक्सेस फाइल के विपरीत अनुक्रमिक फाइलों को शुरुआत से वांछित डेटा के स्थान तक पहुंचाना पड़ता है। अनुक्रमिक फाइलें अक्सर अनुक्रमिक एक्सेस डिवाइस पर संग्रहित की जाती हैं। जैसे अगर बात करें चुंबकीय टेप, क्या होता है? तो चुंबकीय टेप, यह इसका उदाहरण है, चुंबकीय टेप। कह रहा एक पोस मशीन हेतु निम्नलिखित में से क्या सही है? कह रहा मुद्रा रहित यानी कैशलेस लेन देन, पावर पॉइंट ऑफ सेल, और डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल भुगतान, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो एक पोस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। देखिए आपके पोएस मशीन सबसे उन्नत भुगतान स्वीकार करने वाली मशीन है। यह सभी प्रकार के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है, लेन देन को बनाए रखता है और रसीद जारी करता है। डिजिटल पेमेंट, कैश लेन देन और पॉइंट ऑफ सेल भी सभी तरह के लेन देन प्रक्रिया उपभोक्ताओं को पोस मशीन के प्रयोग कर सकता है। और 69 है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम का एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, नहीं है। देखिए ये आपका ओपेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपेरा एक वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है? यह आपका एक वेब ब्राउज़र होता है जिसमें संपूर्ण इंटरनेट सूट है, जिसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया था। यह ब्राउज़र निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध है, जबकि गूगल, बिंग और याहू यह तीनों सर्च इंजन है। क्या है? यह तीनों क्या है? यह तीनों सर्च इंजन है। कह रहा गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो साउंड सिंथेसाइजर है, स्टेपर्स है, स्पीकर्स है, सेंट ऑफ बॉक्स है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, और क्योंकि यह ध्वनि को उत्पन्न करने का एक स्रोत है और प्रेषित करने के काम आता है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, और यह सूचना किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, डाटा, मेमोरी, आकृति इत्यादि को प्रदर्शित के सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर और ईयरफोन, स्पीकर, ये सब क्या हैं? तो ये प्रोजेक्टर इसमें शामिल होते हैं। कह रहा MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। कह रहा MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज और आपके ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारे 2 हो जाएगा। देखिए पेज ओरिएंटेशन उस दिशा को कहा जाता है जिसमें एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है। सामान्यतः 2 तरह के ओरिएंटेशंस होते हैं, पोटेंट और आपके लैंडस्केप। क्या होते हैं? एक तो आपका पोटेंट होता है और दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। ज़्यादातर मॉनिटर में एक लैंडस्केप डिस्प्ले होता है, वही ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में
प्रिंट किया जाता है। कह रहा डैश डैश में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांटा जाता है। कह रहा TDM में और CDM में, FDM में और PGM में। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FTMA। FTMA का पूरा नाम होता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लस एक्सचेंज। यह सेलुलर सिस्टम के एक मल्टीप्ल एक्सचेंज तकनीकी है जिसमें फ्रिक्वेंसी को विभाजित किया जाता है। इसमें लिंक की उपलब्धता आपके बैंड BS के विभिन्न नोड्स यानी स्टेशन के मध्य आपके फ्रिक्वेंसी बैंड्स के रूप में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्टेशन की डेटा भेजने के लिए एक बैंड एलिकेट किया जाता है और प्रत्येक बैंड हमेशा एक स्टेशन के लिए रिजर्व रहता है। कह रहा कि एनिमेशन क्या है, तो कह रहा चित्र बनाना और स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना और ग्राफ में चित्र को बदलना। तो एनिमेशन क्या है, तो 73 में देखिए एनिमेशन क्या होता है, स्थिर चित्र को गति देना। क्या हो जाएगा, इस देखिए एनिमेशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें चलती छवियों जैसे चित्र की गति के रूप में प्रदर्शित होने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया जाता है। प्रारंभ जो है पारंपरिक एनिमेशन में छवियों को चित्रित करने और फिल्मों पर प्रदर्शित करने के लिए पारदर्शी सेलुलोज शीट पर हाथ से चित्रित जो है पेंट किया जाता है। कह रहा 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, यह MS-DOS फैक्ट सिस्टम से फॉर्मेट किया जाता है। कह रहा कि एड्स है, ब्रेन है, फ्राइडे है और सोबिंग है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम ज्ञात बूट सेक्टर वायरस जो है ब्रेन था। यह वायरस 1986 को 1986 को जारी हुआ था और MS-DOS को प्रभावित करने वाला पहला वायरस था। कह रहा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल का एक फार्मूला लिखने हेतु डैश डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल का जो है सॉफ्टवेयर का अगर सेल में एक फार्मूला लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हैच का, एट दैट का, एंड का या आपके बराबर का। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वल का। फंक्शन के लिए मूल सिस्टम सिंटैक्स बराबर और उसके फंक्शन को उदाहरण के लिए सम और आर्गुमेंट, जैसे सम का यानी आर्गुमेंट में वह जानकारी होती है जिसे हम गणना कर सकते हैं। कह रहा वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP और C#, या आपका कॉफ़ी ऐप या पाइथन। तो वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, तो 76 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PHP। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये देखिए हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। यह एक ऐसा सर्विस साइडर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट किया जाता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी PHP लिखा एक प्रोग्रामिंग हमेशा सर्वर में रन होता है और जो आउटपुट होता है और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट होकर जो है यूजर के वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। कह रहा ब्राउजिंग, देखिए ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, कह रहा TSP है, HTTP है, FTP है और TFT है, TFTP। तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी, HTTP हो जाएगा। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है और वेब पेज डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कमांड की सेवाओं को परिभाषित करता है। एड्रेस के सामने जो है HTTP इंटर करने वाले किसी भी वेब पेज पर पहुंचने के लिए ब्राउज़र को HTTP पर जो है कंप्यूनिस्ट करने के लिए जो है आदेश देता है। कह रहा है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा, तो क्विल हिल और इस क्या है, तो कस्परग स्काई, नॉर्टन और पाइथन। तो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपका हो जाएगा पाइथन हो जाएगा। देखिए क्विक हिल और कास्पोरस्की
नॉर्टन यह तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि पाइथन एक सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग यानी जनरल पर्पज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरएक्टिव ऑब्जेक्टिव ओरिएंट स्क्रिप्टिंग भाषा है। इस भाषा की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि इसमें लिखे गए कोड आसानी से पढ़े और समझे जा सके। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करते हुए फोटोकॉपी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी भी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र जो है मुद्रित करता है। और डिजिटल कापी बहुकार्यात्मक प्रिंटर होते हैं जो लेजर प्रिंटरों में भी एक जीरोग्राफिक प्रिंटर प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है यूएस की संस्था MIT 2016 से प्रिंट की नई तकनीकी विकसित की है जिसे कहते हैं तो 4D 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का ऑप्शन नंबर हमारा 4D प्रिंटिंग हो जाएगा। 4D प्रिंटिंग एक ऐसी वस्तु बनाने की प्रक्रिया है जो पानी, हवा, गर्मी और विद्युत प्रवाह जैसी स्थितियों की प्रतिक्रिया में समय के साथ अपना आकार और गुणों को अनुमानित तरीके से बदलने में सक्षम है। 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीकी USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संस्था MIT ने विकसित किया है। अब UPG के हम देख लेते हैं 20 नंबर। और देखिए कह रहा है नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश कितने जिलों को महत्वाकांक्षी रूप पहचाना गया है? ऑप्शन में 8, 5, 12 और 10। तो ये हो जाएंगे टोटल 8 जिले। देखिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के 8 महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें अगर श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र और चित्रकूट, यह 8 जिले जो हैं महत्वाकांक्षी रूप से पहचाना जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा कि नगर दे रखा है, कस्बा है और नदी है। कह रहा बिठूर जो है गंगा से संबंधित है, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। तो गंगा नदी जो है आपकी बिठूर से और जो है गोरखपुर जो है वह राप्ती नदी और जौनपुर जो है आपका जौनपुर शहर से होकर बहती है, जबकि यमुना नदी कौशाम्बी शहर से, देखिए यमुना नदी जो है वह कौशाम्बी शहर से थोड़ी दूर पर स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रश्न के भाव अगर नदियों के किनारे स्थित नगरों से लिया जाए तो जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो सही पे नहीं, तो आपका गोमती नदी के किनारे जौनपुर कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें जो है सुमेलित नहीं होगा। तेरा उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तेरा गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज और संत रविदास नगर। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा संत रविदास नगर। अगर बात करें प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है संत रविदास नगर है और भदोही है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1015 वर्ग किलोमीटर है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 8 राज्यों को, कितने? उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तराखंड और दूसरा राज्य कौन सा है? और दूसरा है वह आपका हिमाचल प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो राज्य है वह हरियाणा है। और चौथा कौन सा स्टेट है? तो चौथा जो है आपका वह राजस्थान है। और पांचवा कौन सा है? तो पांचवा जो है मध्य प्रदेश है। और छठवां कौन सा है? तो छठवां देखिए मध्य प्रदेश हमारा हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सातवां कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद बिहार हो जाएगा। और आठवां कौन सा हो जाएगा? तो आठवां जो हो जाएगा बिहार के बाद वह हो जाएगा झारखंड।
ये 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी आपको उत्तराखंड बताया, मध्य प्रदेश बताया, झारखंड बताया, लेकिन उड़ीसा जो है वह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा को जो है स्पर्श नहीं करती। 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो कौन सा जो है भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों को सीमाओं को साझा करता है। तो ये जो देखिए, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टोटल 8 राज्यों को जो है ये सीमाओं को जो है साझा करता है। कह रहा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, 87 है, तो आपका मिर्ज़ापुर में नहीं, कहाँ पे, तो प्रतापगढ़ में। कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो है व्यावसायिक फसल कौन सी है, अगर बात करें 88 में, तो देखिए गेहूं तो है नहीं, ये हो जाएगी गन्ना। कौन सी हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी। गेहूं क्या है, तो गेहूं खाद्यान्न फसल है और गन्ना आपका वाणिज्य फसल है। कह रहा उत्तर प्रदेश की शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर शहर की कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वह शहर जो है, देखिए वह शहर जो है वह फिरोजाबाद है। कह रहा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं। तो 90 की बात करें तो देखिए यह मुगल सराय क्षेत्र में है। कहाँ पर, तो मुगल सराय क्षेत्र में है। और मुगल सराय क्षेत्र कहाँ है, तो मुगल सराय क्षेत्र है वाराणसी में। कह रहा कि अलीगढ़ डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ जो है वह तालों के लिए, चूड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु का शाखा संरचना है। कह रहा उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की जो है शाखा संरचना है। आगे देखते हैं। देखिए मैं कुछ और जो आपका डाउट क्लियर कर दूं 91 में। तो देखिए, अगर बात करें तो आपका अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अलीगढ़ आपका तालों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। फिरोजाबाद जो हो जाएगा वह कांच की चूड़ियों के लिए हो जाएगा। और बात करें तो पीलीभीत जो हो जाएगा, पीलीभीत वह आपका पीलीभीत खड़ाऊ के लिए। मेरठ जो होता है वह खेल खिलौने के लिए, मेरठ आपका खेल खिलौने के लिए। और गोरखपुर जो है टारकोटा के लिए। और खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के लिए और बर्तन के लिए। और सहारनपुर कास्ट और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 है। कितनी, टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना 3 प्रकार की है। एक तो जिला स्तरीय होती है। कौन सी, जिला स्तरीय। एक तो जिला स्तरीय होती है और दूसरी जो आपकी होती है वह मंडल स्तरीय होती है। और तीसरी कौन सी होती है, वह राज्य स्तरीय होती है। जिला, मंडल और राज्य, 3 स्तरीय जो होते हैं शाखा संरचना। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रॉस बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शाहजहाँपुर है, इटावा है या जलेसर है। तो 93 का ये हो जाएगा जलेसर। देखिए उत्तर प्रदेश के जलेसर यानी एटा, एटा अपने ब्रास बेल के मुंगरू घुंघरू घंटी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर ब्रास तथा पीतल से निर्मित घंटियाँ सहित पीतल उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। ये क्या है, तो एटा शहर है, एटा। कह रहा प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो देखिए ना ही सारनाथ में है, ना ही वाराणसी में, आपका है वृंदावन में। कहाँ पर, तो वृंदावन में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन शहर में अवस्थित है। बांके बिहारी कृष्ण जी का एक रूप है। इस मंदिर में आपका प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के पहले के नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। तो संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया तो उस समय पहला राज्यपाल कौन था।
तो कह रहा बहारा मीर, वेंकट गिरी और होमराज सजी, फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथन दास और अकबर अली खान। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी बी हमारा हो जाएगा। देखिए होरमसजी फिरोज शाह मोदी। देखिए संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश बनने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल होरमसजी फिरोज शाह मोदी थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल। कह रहा कि जौनपुर में डैश डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। मुबारक शाह, इब्राहिम सरकी, मलिक सरवर और हुसैन शाह। तो 96 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इब्राहिम सरकी हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था और इब्राहिम सरकी ने 1408 में। कब? तो 1408 में पूर्ण करवाया। यह मस्जिद जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट जो है 100 फीट से अधिक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो देखिए ये वृंदावन में। कहाँ पर? तो पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन जिले में स्थित है। वृंदावन में स्थित है यह मंदिर 10 मंजिल यानी उत्तर प्रदेश पर्यटक के अनुसार कहा जाता है और प्रत्येक मंजिल भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को समर्पित है। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत जीवन चक्र और रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर पर जो है गाना गाया जाता है? तो देखिए करहवा नहीं है, ना ही चनैनी है, ना ही कजरी है, ये आपका हो जाएगा सोहर। लोकगीत भारतीय जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों की परंपरा जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तर प्रदेश में गीत गायन की समृद्ध परंपरा है। यह परिवार के पुत्र की जन्म के अवसर पर सोहर गायन की जो है आपकी खुशहाली मनाई जाती है। और कह रहा निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर। कह रहा रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। तो लोक कथाओं का, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का ऐतिहासिक रुचि के स्थान का या नायकों के नाम के। तो रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किस चीज़ के उदाहरण है? तो देखिए ये हो जाएगा लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल 100 पर क्वेश्चन थे। तो अगर आपने पूरा देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और अगर इसमें कोई संशोधन हो सके तो ज़रूर हमें राय दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी और देखिए इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, बस आपके फैक्ट ही हैं। जितना ही आप रटेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा।